हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.6 पढ़ रहे थे। आज डिटर्मिनेंट्स का आखिरी चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, इसके बाद कंबाइंड डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स दोनों कंबाइंड है। तो ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स के अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग रेखा का समीकरण निकालने के लिए या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, त्रिभुज के क्षेत्रफल जानते हो, त्रिभुज 3 बिंदुओं से होकर मिलता है। ये त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला जो रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को पता होगा, पिछले साल पढ़े थे शायद। एरिया ऑफ ट्रायंगल वन टू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला शायद पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा रहा होगा। ठीक है, इसी को अगर हम सारणिक रूप में बनाना चाहें, सारणिक के रूप में, तो इसको सारणिक के रूप में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सारणिक के रूप में इसको हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, कॉलम के लिए अगर हम इसको एक्सपेंड करें, विस्तार करें, तो x2 ये हो गया y3 माइनस y1। अगर यहाँ माइनस लेते हैं तो y1 माइनस y3 हो जाता, प्लस ले लिए तो ऐसा हो गया। इसी तरह से x3 लिए तो ये y1 माइनस y2। इसका जो 1/2 है उसको हम उस तरफ ले गए तो 0 के बराबर हो गया। ठीक है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यदि 3 बिंदु दिए हुए हैं, तीनों एक ही रेखा पे आ जाए, तीनों एक ही रेखा पे हो जाएंगे इस तरह से, तब इस तरह से ये एक ही रेखा पे हो जाएंगे तीनों बिंदु, तो फिर ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इसका मतलब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा एक्सरसाइज में देख लेते हैं इसके कुछ सवाल। सारणिकों की सहायता से उन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके कोणीय बिंदुओं के निर्देशांक, कोणीय बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है और हम इस फार्मूले की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही दिया हुआ है, इसमें बिंदु दिए हुए हैं -2 4, 2 - 6 5 और 4। ठीक है, इसका हल निकाल लेते हैं। x1 y1 x2 y2 x3 y3 हल लेते हैं। माना x1 बराबर -2, x2 2 और x3 5, 2 4 2 - 6 5 and 4। ठीक है, फिर y1 4 y2 -6 और y3 4, x1 x2 y1 y2 x3 y3। ये सब हम वैसे अपने से मान सकते हैं, किसी भी बिंदु को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने माना नहीं कंपलसरी वही, इसको भी हम x1 y1 मान सकते हैं। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसको हम ABC मान सकते हैं। माना दिया हुआ बिंदु A B C है, यहाँ x1 y1 कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये सवाल परीक्षा में आते नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सारणिक विधि से निकालना है, x1
x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लिखें, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसा भी चाहो तो इस फार्मूले को लिख सकते हो, चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, एक ही बात है। ऊपर से मान रख देते हैं, -2 2 5 4 -6 4 1 1 1। ये हो गया। अब ये सारणिक है, इसका चाहो तो विस्तार कर लो, चाहो तो छोटा करना हो तो फिर हमारे पास जो नियम है घटा जोड़ के छोटा भी कर सकते हो। ऐसे छोटी छोटी संख्याएं दी है, प्रसार कर लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसका हम R1 के लिए प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए ये हो जाएगा -2 -6 एकम 6 और 4 एकम 4 -4 2 एकम 2 -5 एकम 5 +1 2 चौको 8 ++6 पंचे 23। ठीक है, ये हो गया -2 और 6 4 10 गुणे -10 -4 2 में 5 घटाएंगे -3 और 30 8 38 +1 गुणे 38। ये हो गया माइनस और माइनस प्लस हो गया, 10 दूनी 20 4 तिहाई 12 और ये 38 और इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70। तो कुछ है वर्ग इकाई, इकाई जिसमें दिया हो, ये सेंटीमीटर में मीटर में जो भी दिया हो। ठीक है, दो 4 2 -4 5 4। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। एक चीज भूल गया, इसमें 1/2 था। ठीक है ना, ये इसके फार्मूले पे 1/2 ये हो जाएगा 1/2 गुणे 70 बराबर 35। फार्मूले में इसके 1/2 है, जैसा कि पिछले साल जो फार्मूला पढ़े थे वही फार्मूला था इसमें भी। तो इस तरह इसमें 6-7 सवाल दिए हुए हैं, बस सीधा सीधा से करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 9 10 11 में जो सवाल दिए हुए हैं उसमें इसको सिद्ध करना है कि संरेख है। तो संरेख सिद्ध कर दिए गए बिंदु संरेख है, तो करना सब इसी प्रकार से है। यदि यहाँ में क्षेत्रफल 0 आ जाता है तो संरेख है, अदरवाइज संरेख नहीं है। ठीक है, 0 आ जाएगा तो संरेख है, और सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है तो निश्चित तौर से 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हल करेंगे, 0 आ जाएगा तो संरेख हो जाएगा। फिर 12 नंबर पे दिया हुआ है k के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख है। ये नीचे वाले जो बिंदु दिए हुए हैं वो k के किस मान के लिए संरेख है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं कि k के किस मान के लिए संरेख है। भाई ये 12 माना 1 1 4 b के -2 तथा c -3 और 16। ये तीन बिंदु कैसे हैं, संरेख है। माना a b तथा c संरेखीय बिंदु है। ठीक है,
संरेख है, इसका मतलब अगर हम इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा, वो 0 आएगा। अतः इन बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, वही फार्मूला लगा लेते हैं। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मान रख देते हैं। 1/2 एक x1 x2 के और x3 -3, y1 4 y2 -2 और y3 16 1 1 1। इसको हल कर लेते हैं। 1/2 1 गुणे -2 -16 -2 -16, फिर -4 k का गुणा 1 में किया तो k, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 एक कम, फिर +1 k का गुणा 16 में किया तो 16 k, और माइनस माइनस प्लस हुआ, और फिर माइनस फार्मूले का माइनस है। 1/2 -2 एंड -16 -18 हो गया, -18, फिर -4, इस -4 का अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा -4k और -12, फिर +16k -6, ये हो गया 1/2 -4k +16k, ये हो गया 12k, 16 - 4, और -12 -18 और -16, ये हो जाएगा हमारा -36। इतना हो गया। चाहो तो इससे कॉमन कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। फिर अब चूंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, चूंकि ए बी सी संरेखीय है, एक ही रेखा पर है, ठीक है, अतः संरेखीय है, अतः इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। 1/2 12k - 36 = 0, ठीक है। तो 2 उधर गया तो 0 हो गया। 12 के बराबर 36, तो k बराबर हो जाएगा 36/12, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 3। इस तरह से हम k का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। ये संरेखीय बिंदु थे, तो इस तरह से हम k का मान निकाल लेंगे। इसी तरह से 13 नंबर पे भी सवाल दिया हुआ है, k की जगह पे a दिया हुआ है। 14 नंबर पे एक दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। इसको भी देख लेते हैं थोड़े से। 14 नंबर पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु a² माना a a² 0 b 0b² तथा c 1 उसी तरह का सवाल है, तथा c 1 1 संरेखीय है। ये तीनों बिंदु दिया हुआ है, संरेख है, ठीक है। तो सिद्ध करना है जो नीचे दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। 1/a² + 1/b² = 1। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तो इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 लेते हैं तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 ये हो गया 1/2 मान रख देते हैं a स्क्वायर 0 1 b स्क्वायर 0 b स्क्वायर 1 और 1 1 1 इसका प्रसार कर देते हैं 1/2 a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर -1 फिर प्लस -0 है ये 0 इंटू 0 -1 फिर +1 0 b स्क्वायर ये हो गया। ये हो जाएगा 1/2 इसका अंदर गुणा कर देते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर -a स्क्वायर ये तो 0 ही हो जाएगा ये भी 0 और ये बचा क्या -b स्क्वायर। ठीक है अब चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है चूंकि a b c संरेख है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अतः 1/2 a स्क्वायर b स्क्वायर -a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 2 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है बचेगा क्या a स्क्वायर b स्क्वायर -a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 0। इसको उस साइड लेके जाते हैं तो ये हमारा बचेगा इधर -a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर -a स्क्वायर b स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा। ठीक है इसको साइड लेके गए। अब इसको इधर फिर से लाते हैं बटे पे लाते हैं -a स्क्वायर अपॉन -a स्क्वायर b स्क्वायर -b स्क्वायर अपॉन -a स्क्वायर b स्क्वायर उधर बचा 1 माइनस सही लेके आए। ठीक है ऊपर नीचे माइनस कट गया a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया बचा 1/b स्क्वायर ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया b स्क्वायर कट गया बचा 1/a स्क्वायर उधर 1 हो गया या इसी को हम लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर 1 और यही सिद्ध करना था। ठीक है ये 14 नंबर हो गया। इसी तरह से 15 और 16 सवाल दिए हुए हैं। 16 पे एक रेखा का इक्वेशन निकालना है उसके लिए दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है दो बिंदु उसके लिए क्या दिए हुए हैं और हमको निकालना है रेखा का समीकरण। तो इसी फार्मूले से रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे। ठीक है अब चलते हैं आगे। वैसे एक बार आते हैं आव्यूह में। आव्यूह एक बार पढ़ चुके हो आप लोग उसमें सहखंडज आव्यूह पढ़े थे हम। सहखंडज आव्यूह निकालना aij बराबर -1 i प्लस j mij ये सहखंडज निकालने के लिए फार्मूला था। सहखंडज निकालने के लिए ठीक है ये काय के लिए फार्मूला था सहखंडज निकालने के लिए। ये इसके टर्म्स हो गए। ये mij क्या था ये माइनस था उपसारणिक था किसी भी सारणी का उपसारणिक। ठीक है तो सहखंडज आप लोग निकालना सीख लिए हो
पहले बताया जा चुका था किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे। कुल मिला के इसको पढ़ने का फिर से तात्पर्य है, जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे आव्यूह, तो वहां प्रारंभिक रूपांतरण विधि से किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम निकालते थे। यहाँ इस विधि से व्युत्क्रम निकालेंगे। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कोई भी आव्यूह ए दिया रहेगा, उसका व्युत्क्रम कब निकलेगा? यदि हम उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो डज नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। उस सारणिक का, उस मैट्रिक्स ए का क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट्स निकालेंगे, और वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी उसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं। व्युत्क्रम ही कब कहलाएगा? जब a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, सब वही है। मान लो a कोई आव्यूह दिया हुआ है, a11 a12, मान लो 3 टाइम्स का है, 3/3 का है, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है। तो इसका जब हम सेकंडाइज निकालेंगे, यहां से निकालेंगे पहले पद का a11, फिर ये करके सब इसका माइनस, सब पता है कैसे निकालते हैं। तो जो इसका सेकंडाइज निकालेंगे उसको हम इस तरह से लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ a, ये सेकंडाइज हो गया। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a, और वो किस तरह से निकालेंगे? a11 a12 यहाँ होना चाहिए था ना, बट a12 जो सेकंडाइज निकालने के बाद उसको इस तरह से लिखेंगे, सबके सेकंडाइज निकालने के बाद उसको इस तरह से लिखेंगे, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारा कहलाएगा एडजॉइंट a। ठीक है, तो अब हम एडजॉइंट ही निकालेंगे। आते एक्सरसाइज 4.8 पे। प्रश्नावली 4.8। इसमें निम्नलिखित के सेकंडाइज आव्यूह कुछ दिए हुए हैं, कुछ 2/2 का दिया हुआ है, कुछ 3/3 का दिया हुआ है। इसके सेकंडाइज आव्यूह निकालने हैं। हम 3/3 का एक निकाल लेते हैं। ठीक है, कोई भी, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का निकालना है, एक ही तरह से पता है। 4 नंबर माना a इक्वल टू 113 113 1 2 -3 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3 2 -1 और 3, ये हमारा कोई आव्यूह दिया हुआ है। अब हम इसके सेकंडाइज निकालेंगे, सभी सेकंडाइज निकालेंगे। ठीक है ना, एडजॉइंट a या सेकंडाइज a निकालिए। तो इसके लिए फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया था पहले ही, अब हम लोग उसी फार्मूले का उपयोग करके निकालेंगे। यहां से a11 निकालते हैं, फार्मूला याद रख सकते हो, चूंकि aij बराबर क्या होता है फार्मूला इसका? -1 i + j mij। ठीक है, पहले पद पे निकालते हैं a11 निकालेंगे तो ये चला गया, ये चला गया, बचा क्या? 2, फार्मूले के हिसाब से -1 1 + 1, ठीक है, 1 + 1 mij बचेंगे हमारे 2 -3 -1 और 3। इसको प्रसार करके हल कर लेंगे। -1 की घात 2 प्लस में हो जाएगी, ये -1 की घात 2 2 तिहाई 6 और माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर फार्मूले का -1 का स्क्वायर 1 आएगा और 6 में 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, इसी तरह से इसमें a12 13 21 22 23 सब निकाले जाएंगे। तो ऐसे बार बार निकाल लेना। ठीक है, अब डायरेक्ट निकालते हैं।
A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी, 1 + 2। इसका निकाल रहे हैं, A12 ये है, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और -3 दूनी 6, माइनस है प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे -1/3 और 3 6 9, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा -9, क्योंकि -1/3 है। फिर A13 मतलब ये वाला, इसको हल करेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, -1 की पावर फार्मूले पे 1 + 3, और ये वाला है, ये चला गया, ये एक में एक का गुणा किया तो -1 और फिर 2 दूनी 4, -4। ये हो जाएगा हमारा -1/4 प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 4 है 5, ये हो गया हमारा इतना। ठीक है, फिर इसी तरह से A21 निकालते हैं, -1 2 + 1। A21 मतलब ये वाला है, तो ये चला गया और ये चला गया, बचा क्या 1 3 -1 3, तो 3 एकम 3 और ये माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो गया 3 3 6 और -1 की घात 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6। A22 -1 2 + 2, A22 ये हो गया, ये चला गया, ये चला गया, ये बचा 3 एकम 3 और -3 दूनी 6, ये 3 एकम 3 -3 दूनी 6, -1 की घात 4 प्लस में हो जाएगी और 3 में 6 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, ये हो गया। फिर और निकालते हैं A23 23 मतलब ये वाला टर्म्स हो गया, -1 की पावर 2 + 3, इस वाले के लिए निकालेंगे तो ये चला गया और ये चला गया, बचा क्या 1 एकम 1 -1 और 2 एकम 2 -2। -1 और -2 -3 हो जाएगा और -1 की घात 5 रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा +3, क्योंकि -1 की घात 5 -1 आएगा और ये -3 था। इस तरह से ये हो जाएगा हमारा A23। ठीक है, अब निकालते हैं A31, इसको निकालते हैं A31, इसका निकालेंगे -1 की पावर 3 + 1 I + j, और फिर ये चला गया और ये बचा क्या 3 एकम 3 -3 और 2 3 6 -6, ये हो गया। -1 की घात 4 प्लस में हो जाएगी और -3 और -6 -9 हो जाएंगे। फिर A32, ठीक है, A32 निकालेंगे, ये वाला, ये चला गया, ये चला गया, 3 एकम 3, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2, ठीक है, I + j, और ये चला गया, ये गया, बचा क्या 3 एकम 3 -3 और -3, 3 एकम 3 और -3, ये -1 की पावर 5 माइनस आएगा और -3 -3 -6, मतलब कुल मिला के 6 आ जाएगा। A33 निकालेंगे, इसके लिए ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 और ये वाला है, ये चला गया, ये 2 एकम 2 -1, कुल मिला के आ जाएगा 1, 2 में घटाएंगे 1 माइनस की पावर 6 बराबर 10 में जाएगा। तो अतः एडजॉइंट A निकाल लेंगे कि एडजॉइंट A क्या होगा, एडजॉइंट A बराबर, एडजॉइंट ये होता है A11 A12 A13,
A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो जाएगा हमारा A11 3 -9 और -5, फिर -6 -3 3, फिर -9 6 और इस तरह से हम सेकंडा निकालते हैं। ठीक है, तो सेकंडा निकालते हैं इस तरह से। और भी आगे के सवाल दिए हुए हैं, उसमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है कि सिद्ध करिए इस तरह से। ठीक है, एक आध सवाल इसके और देख लेते हैं। सातवां देखते हैं, इसका सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, यदि a बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए। दिया है a बराबर 1 2 3 -5, दिया है, सिद्ध करना है। इसमें आपको सिद्ध करना है a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू i बराबर एडजॉइंट a इंटू a, इतना सिद्ध करना है। ठीक है, a मैट्रिक्स दी हुई है और उसका एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करें। ये a डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स में इसका मान निकाल लें और एडजॉइंट a इंटू a करें। इनको हम अलग अलग निकाल लेते हैं। आई जानते हो, तत्समा का व्यू। ठीक है, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट a बराबर 1 2 3 -5, ये क्या हो जाएगा? 5 एकम 5 -5 और -6 बराबर कितना आ जाएगा? -11। अब इसको पहले बीच वाला ही निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट a इंटू आई, डिटर्मिनेंट a हमारा -11 आ गया, ये हो गया हमारा -11। i 2/2 के लिए दिया हुआ मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इन दोनों का गुणा करेंगे, इसका अंदर गुणा कर देंगे। -11 0 0 और -11, ये हो जाएगा -11 का गुणा i 2/2 का दसवां का आप हो गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। इन दोनों में एडजॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। उसके लिए a11 निकालेंगे तो कितना आएगा? -1 1 + 1, ठीक है, a i j -1 i + j, और इस 1 का कितना हो जाएगा? -5। -1 की घात 2 तो प्लस में ही आएगा, कुल मिला के ये कितना आ गया? -5। फिर a12 निकालेंगे, -1 1 + 2, और इसका हो जाएगा 3। -1 की घात 3 माइनस में आएगा, ये हो गया हमारा -3। a21 -1 2 + 1 × 2, 2 + 1 3 हो जाएगा, मतलब कुल मिला के आ जाएगा -2। फिर a22 इसके लिए निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा -1 2 + 2 इंटू 1, कुल मिला के आ जाएगा 1, क्योंकि -1 की पावर 4 प्लस हो जाती है। ठीक है, अतः एडजॉइंट ए बराबर ये क्या होता है, A11 A12 A21 A22, तो ये हो जाएगा A11 -5 12 -3 -2 और 1, या क्या। अब हम इनको निकाल लेते हैं, तो अतः A इंटू एडजॉइंट ए बराबर, दोनों का गुणा करना है। A दिया हुआ है 1 2 3 -5 और एडजॉइंट ए दिया हुआ है -5 -2 -3 और 1, कितना दिया हुआ। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। गुणा पता है किस तरह से करते हैं, रो का पहली पंक्ति का पहले कॉलम से कर देते हैं। तो -5 1 गुणे -5 -5 और 2 गुणे -3 -6, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से 1 गुणे -2 -2 2 गुणे 1 + 2, फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 3 × 5 = 15 -15 और माइनस + 15, फिर 3 दूनी 6 -6 और 5 एकम 5 -5 एकम 5, ये हो जाएगा हमारा -11 2 - 2 0 15 - 15 0 और ये -11। A इंटू एडजॉइंट ए इतना आ गया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर तथा इधर वाला भी निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर, यह वैसा ऐसा नहीं होता, क्योंकि जानते हैं क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता है ये। ठीक है, आव्यूह का जो गुणनफल होता है वो क्रमनिर्णय नियम का पालन नहीं करता, तो ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा गुणा करें, ऐसा भी आए तो बराबर आए, कहीं कहीं पे आता होगा, इस केस को इस तरह से दिया होता है। एडजॉइंट ए को पहले लिख लेंगे -5 -3 -2 और 1 1 2 3 और -5, इसमें भी गुणा करेंगे -5 एकम 5 और -3 दूनी 6, फिर -5 दूनी 10 -+ 10 3 एकम 3 + 3 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 5 6 11 0 -3 है ये -3 0 और -11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 1 में देखते हैं ये, समीकरण 2 में ये और समीकरण 3 में। समीकरण 1 2 3 की राइट साइड इक्वल है तीनों की, समीकरण 1 2 व 3 से जब राइट साइड इक्वल है तो जाहिर है कि लेफ्ट साइड इक्वल भी आएगी। A इंटू एडजॉइंट A बराबर डिटर्मिनेंट्स A इंटू I बराबर एडजॉइंट A इंटू A, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने सवाल बता दिए हैं, कुछ आप लोग अपने से इसके ट्राई करिए। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट डे। थैंक यू।